बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इन 12th क्लास, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, तो ये जो चैप्टर है आप देखिए, आपको पता है कि जो यूनिट है जेनेटिक्स वाले, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 18 मार्क्स की यूनिट है। तो इवोल्यूशन तो चैप्टर आ नहीं रहा इस बार बोर्ड में ड्यू टू कोरोना, तो दो चैप्टर ही हैं आपके, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो आई बिलीव इस चैप्टर में से एटलीस्ट आपको 11 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और आप समझते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस, का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। राइट, तो सीधा हम पॉइंट पर आते हैं, और काफ़ी लेंथी चैप्टर है और आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस की तो आपको वो आगे क्लियर नहीं होगा। और आगे दो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर भी क्लियर नहीं होंगे। और बायोटेक्नोलॉजी आती है अराउंड 10 मार्क्स की, तो आप सोच लीजिए आपके 21 मार्क्स पानी में चले जाएंगे। राइट, तो पहले इस चैप्टर को पढ़िए तो आपका बायोटेक्नोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, जो डीएनए है उसकी जो यूनिट है, उसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। क्या है यूनिट? न्यूक्लियोटाइड। अब बिकॉज उसमें डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, तो आप उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम न्यूक्लियोटाइड वर्ड को ही यूज करते हैं। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हर सेल के अंदर, अब देखिए जैसे हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, राइट, एंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल देयर इज डीएनए। अब आप कहेंगे डीएनए कहाँ है सर? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम्स हैं। तो बेटा जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, आपको पता है ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स एंड क्रोमेटिड्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्लियर? तो आपने ये भी पढ़ा था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें क्या था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट मींस जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हम कहते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए कॉजेज इनहेरिटेंस। मींस जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए ही ट्रांसमिट करता है। इसीलिए एलिफेंट का बच्चा हमेशा एलिफेंट होता है, और टोमेटो के सीड से हमेशा टोमेटो प्लांट ग्रो करेगा, और पोटैटो के से हमेशा पोटैटो ग्रो करेगा, और ह्यूमन का बेबी हमेशा ह्यूमन होगा। तो डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, जो डीएनए की लेंथ है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। ठीक है, तो डीएनए की लेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके डीएनए में ऑर्गेनिज्म के कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। अब जैसे देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इधर फोकस करिए, कि जैसे बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये वायरस होते हैं। देखिए, मैंने आपको पता होना चाहिए, मैंने 11th में बताया था कि जो वायरस बैक्टीरिया को खा जाते हैं दे आर नोन एज द बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज 5174 जो वायरस है, इट हैज ओनली 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। और जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके पास कितने हैं? 48502 न्यूक्लियोटाइड्स। समझ गए? और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके पास है 4.6 × 10⁻⁶ न्यूक्लियोटाइड। मीनिंग कितना हो गया? 46 लाख। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर अगर हैप्लॉइड कंटेंट लें, ओनली हैप्लॉइड की बात कर रहा हूँ, डिप्लॉइड की नहीं, तो हैप्लॉइड कंटेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 3.3 × 10⁹ इट मींस 3.3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया ये आपको? ओके,
तो बेटा जो डीएनए है ना, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो उसकी जो यूनिट हुई वो हुई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डीएनए होता है, मैं बता रहा हूं आपको कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या क्या होता है, क्लियर। तो देखिए डीएनए में एक पाई जाती है पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर का मतलब क्या है कि इस शुगर के अंदर जो पेंटोज शुगर है, जिसका नाम हमने दिया डीऑक्सीराइबोज शुगर, वो एक मोनोसैकेराइड शुगर है। और पेंटोज शुगर इसलिए कहा कि उसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में कितने कार्बन हुए? 5। अब जैसे मोनोसैकेराइड तो ग्लूकोज भी है, लेकिन उसमें 6 कार्बन है, तो वो हेक्सोज कहलाती है, क्लियर। दूसरा, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो 2 टाइप के हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए प्यूरीन में जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स, तो वहां पर जो है इन सब के स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं डिटेल में, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। वहां केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, मैं आपको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो जो प्यूरीन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और पाइरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरीन 2 टाइप के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरिमिडीन क्या होते हैं? 2 टाइप के, साइटोसिन एंड थाइमिन। एक बात और ध्यान रखें, अगर आरएनए बने तो क्या होगा? आरएनए में क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर होगी, और वो भी एक पेंटोज शुगर ही होती है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं आरएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होती है उसमें, लेकिन थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, क्लियर। तीसरा जो कंपोनेंट है डीएनए का वो है फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड होता है ये चीज। अब देखिए डीएनए में क्या होता है कि ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये जुड़ते कैसे हैं? देखिए अगर शुगर के साथ कोई भी बेस जुड़ गया, कोई भी बेस जुड़ सकता है, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये टर्म हम देंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब हुआ शुगर एंड बेस, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया कि अगर न्यूक्लियोसाइड, शुगर और बेस तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अगर शुगर के साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में क्या है? केवल शुगर और बेस है, और न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस और फॉस्फेट तीनों हैं। तो जब इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे हमने कहा हमारे पास 4 टाइप के बेसिस हैं डीएनए में। तो अगर मान लीजिए शुगर के साथ एडेनिन बेस जुड़ गया, ठीक है, तो ये सब क्या बन रहे हैं? ये न्यूक्लियोसाइड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। आपको मैंने बताया था शुगर के साथ अगर बेस जुड़ता है तो उसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम हो गया? बिकॉज एडेनिन जुड़ा है, एडेनोसिन, और डीऑक्सी एडेनोसिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसी तरह अगर ग्वानिन जुड़ गया शुगर के साथ तो ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड हो गया, या डीऑक्सी ग्वानोसिन। इसी तरीके से अगर साइटोसिन जुड़ गया तो साइटिडिन कह सकते हैं, या डीऑक्सी साइटिडिन, ठीक है। आपको बुक में सब दिए हुए हैं। और अगर यहाँ पे थाइमिन जुड़ गया तो आप इसको थाइमिडीन कह सकते हैं, या डीऑक्सी थाइमिडीन, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, जो डीएनए होता है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, राइट। तो जैसे मैंने ये आपको 2 चेन बना रखी हैं अभी मैंने, लेकिन इसमें बेस नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे शुगर है, आपको शुगर दिखाई दे रही है, तो मैंने इसमें लेबलिंग किया हुआ है कि जैसे ये पेंटोज शुगर है, जिसका फर्स्ट कार्बन ये है, और फर्स्ट कार्बन से एक बेस जुड़ा होता है, सपोज यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा, मान लेते हैं ग्वानिन, और इस शुगर के मान लेते हैं थाइमिन जुड़ा हुआ है,
ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्या हो, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये बात आपको ध्यान देनी कि जो शुगर हम जो बेस होता है वो हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा, बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा और इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसाइडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए ये इसका थर्ड कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके शुगर में देखिए फर्स्ट कार्बन से एक बेस जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट। फॉस्फेट का क्या है मैं आपको बताता हूँ, फॉस्फेट जो है वो दो शुगर को कनेक्ट करता है और फॉस्फेट एक शुगर के थर्ड कार्बन से और दूसरे शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा रहता है हमेशा, क्लियर। जैसे ये मान लीजिए शुगर का फर्स्ट कार्बन से गुआनिन जुड़ा हुआ है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है, तो फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट इस वाले शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, शुगर और इस वाले शुगर के फिफ्थ कार्बन से। तो इस तरीके से हमारी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, क्लियर हुआ। तो आप देखिए इस स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो इधर क्या हुआ, 3 एंड फ्री है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड एंड पर OH ग्रुप फ्री है और फिफ्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप फ्री है, फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा तो दूसरी चेन होती है वो पहले वाले के अपोजिट होती है, आप देख रहे होंगे इसमें शुगर का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और लेकिन यहाँ भी वही होगा, फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा, एक बेस जुड़ा रहेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए अगर यहाँ एडमिन है तो यहाँ पर एडमिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा, ठीक है, एडमिन के सामने क्या होगा, थाइमिन। ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन। थाइमिन है तो अगेन थाइमिन के सामने एडनिन, क्लियर। एक बात और, अच्छा शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो मैंने देखे जैसे ये फॉस्फेट है, फास्फोरिक एसिड है, वो एक एस्टर बॉन्ड तो इस वाले शुगर से बना रहा है और एक एस्टर बॉन्ड इस वाले शुगर से। तो इस बॉन्ड को फॉस्फेट कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं दोनों शुगर से, एक एक एस्टर बॉन्ड। तो ये बन गया फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, क्लियर बेटा। तो आप देखें इस वाली जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ पर 3 एंड फ्री है, तो यहाँ पर कौन सा एंड फ्री है, 5 एंड। यहाँ पर 5 एंड फ्री है तो यहाँ कौन सा एंड फ्री है, 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वे दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री तो है। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक की बेस सीक्वेंस पता है तो दूसरी की आप पता लगा सकते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन ही होगा, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ थाइमिन है तो एडेनिन होगा, एडेनिन है तो अगेन थाइमिन होगा, क्लियर। तो ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए में, दूसरे की क्या होती है, कंप्लीमेंट्री होती हैं, लेकिन एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती है, एंटी। एंटी का मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की मान लीजिए 3 to 5 अपवर्ड है तो दूसरे की 3 to 5 डाउनवर्ड होगी, क्लियर ये चीज। अच्छा एक बात और कि जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा डॉटेड शो करते हैं। आप केमिस्ट्री जानते हैं तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडेनिन और थाइमिन में अगेन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, क्लियर हो गया आपको। देखिए एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था चारगाफ, तो एरविन चारगाफ ने एक रूल दिया था, उन्होंने कहा था डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर आप एडेनिन और थाइमिन का रेशो निकालेंगे तो वो 1 होगा, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशो निकालेंगे तो 1 होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ A/T = 1, G/C = 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको पता है एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे डीएनए में। ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से, इसका मतलब जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, क्लियर।
और इससे एक बात और निकल आई कि अगर a प्लस d का जितना टोटल होगा उतना ही क्या होगा t अपॉन t प्लस c का, क्योंकि a के बराबर क्या हो गया t और g के बराबर क्या हो गया c, तो इनका रेशो भी क्या होगा इक्वल। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे a हमेशा t से जुड़ रहा है तो एडेनिन क्या है प्यूरिन बेस है और थाइमिन क्या है पाइरिमिडिन बेस है। इसी तरीके से ग्वानिन क्या है प्यूरिन बेस है और साइटोसिन क्या है पाइरिमिडिन बेस है। इसका मतलब प्यूरिन बेस और पाइरिमिडिन बेस का रेशो भी हमेशा क्या होगा 1 होगा, और ये रूल दिया था मिस्टर चारगाफ ने। ठीक है, अब बेटा एक बात देखिए कि जैसे डीएनए का आपको स्ट्रक्चर लग रहा है तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि एक सीढ़ी की तरह है, लैडर लाइक मॉडल कहते हैं इसमें, कि ये जो शुगर है ये ऐसा बना रही है, ठीक है, ये बैकबोन बना रही है, जैसे जो लंबे डंडे होते हैं ना सीढ़ी के उस तरीके से, और ये जो बेसिस है ये आपस में क्या बना रही है आड़े डंडे बना रही है, तो इसको लैडर लाइक मॉडल कहते हैं। लेकिन देखिए दो साइंटिस्ट हुए मिस्टर वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में मतलब डीएनए का मॉडल दिया, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। देखिए वाटसन, क्रिक और हरगोबिंद खुराना एक इंडियन साइंटिस्ट थे, तीनों को नोबेल प्राइज मिला था आई थिंक इन 1968 में। एंड उन्हें नोबेल प्राइज इसलिए मिला था बिकॉज दे गेव द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि डीएनए के दो जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक्चुअल में कैसे मतलब आपस में जुड़कर रहते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग तो आपने समझ ली है। तो बेटा देखो आपको ये क्लियर हो गया कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं और दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, राइट। अगर एक की डायरेक्शन 3 to 5 है जैसे मैंने यहाँ शो किया हुआ है, तो दूसरे की डायरेक्शन क्या है 5 to 3। तो मिस्टर वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए चूंकि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो इस तरीके से अरेंज नहीं होती हैं कि जैसे लैडर लाइक मॉडल, उन्होंने कहा वो डबल हेलिकल मॉडल बनाती हैं। क्या बनाती हैं वो? डबल हेलिकल, डबल हेलिक्स बनाती हैं। तो एक्चुअल में दे गेव डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, दैट्स व्हाई दे वर रिवार्डेड नोबेल प्राइज, रिवार्डेड एज वेल एज अवार्डेड। ठीक है, तो अब बेटा देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो आपस में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं जैसे कि दो रस्सियां आपस में लिपटी हुई रहती हैं, तो वो हेलिक्स बनाते हैं। आपने देखा दो रस्सियों को लिपटे हुए, तो आप उनको खोलें तो कॉइलिंग रहती है उनमें। तो यहाँ पर आप देखिए उन्होंने कहा जैसे ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है तो दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ठीक। और अगर हम एक हेलिक्स की लंबाई देखें तो ये 3.4 नैनोमीटर होती है। देखिए ये इधर हाफ हेलिक्स ये हो गया और हाफ हेलिक्स ये हो गया, ठीक है। और एक हेलिक्स दूसरे के ऊपर स्टैक रहेगा, ठीक है, ये एक हेलिक्स दूसरे के ऊपर रहेगा। और अगर आप इसका डायमीटर देखें एक हेलिक्स का तो दैट इज 2.0 नैनोमीटर, ठीक है, 2.0 नैनोमीटर, तो 2 नैनोमीटर होगा। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है, 10 बेस पेयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम दो बेस पेयर में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है कि 3.4 को आप 10 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 0.34 नैनोमीटर, सिंपल। तो दो लगातार बेस पेयर के बीच में क्या डिफरेंस होगा? 0.34 नैनोमीटर, ओके। और एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। अच्छा आप देखिए मैंने एक ये बेस पेयर बना दी है जैसे, तो सामने वाला का कंप्लीमेंट्री तो हम कैसे बना सकते हैं? ए के सामने क्या आएगा? टी, वेरी गुड। टी के सामने क्या आएगा? ए। जी के सामने क्या आएगा? सी। सी के सामने क्या आएगा? जी। जी के सामने क्या आ गया? सी। फिर अगेन जी के सामने सी, टी के सामने ए, ए के सामने टी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, सिंपल। और देखिए ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल। टी और ए के बीच में कितने? डबल। सी और जी के बीच में कितने? ट्रिपल। पता है ना ये तो, फिर जी और सी आ गया, फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ये मैं आपको मैंने बता ही दिया लगभग, ठीक है।
और अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दूंगा। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएनए काम कैसे करता है। हम कहते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर है वो डीएनए पे डिपेंड करते हैं, तो हाउ डीएनए एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ये हम स्टडी करते हैं। हाँ, तो बेटा अभी जैसे मैं आपको बताया था डीएनए के अंदर बेस सीक्वेंस होती है, तो देखिए जो बेस की सीक्वेंस होती है वो कुछ भी हो सकती है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है। और हमारे अंदर कितने बेस होते हैं, जैसे मैंने हैप्लॉइड कंटेंट में बताया था 3.3 × 10⁹ मतलब 3.3 बिलियन। तो जो बेस सीक्वेंस होती है वही हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करती है, वही हमें यूनिक बना देती है, ठीक है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीएनए है, जैसे जीन्स है, जीन्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, वो डीएनए का ही पार्ट है। तो वो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा। अब हमारी बॉडी तो प्रोटीन की बनी हुई है, तो देखिए डीएनए की डायरेक्शन पर ही प्रोटीन बनता है। कैसे, देखिए आप, जैसे डीएनए इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि नॉर्मली जैसे हमारी जो सोमैटिक सेल है उनमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर डीएनए, तो एक सेल से 2 सेल बनता है और क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। जैसे एक सेल से 2 सेल बन रही है नॉर्मली, तो वो क्या हो गया, वहां पे क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आगे आपको बताना पड़ेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल डिवीजन की किस फेज में होता है, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग में रिमाइंड करिए। अब देखिए डीएनए से आगे प्रोटीन कैसे बनेगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी तो प्रोटीन की बनी हुई है, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो देखिए डीएनए ऐसे एक्सप्रेस करता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहेंगे हम, ट्रांसलेशन। तो इस पूरा जो सिस्टम है कि हाउ डीएनए इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, दैट इज नोन एज द सेंट्रल डॉग्मा।